जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल सिलेबस लिखाया था पहली क्लास में और उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और आज उसी की श्रेणी में ये नवा लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि एक सिंगल प्रश्न किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझसे केवल एक टॉपिक पढ़ के देखिए जो आपका बहुत अच्छा है, तो आपको मजा जरूर आएगा मुझसे पढ़ने के बाद कि हाँ सर बिल्कुल मजा आ गया, कंटेंट में दम है, ताकि एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। दोस्तों, उसी की श्रेणी में ये सीरीज चलाई जा रही है और आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार हैं उनके बारे में जानेंगे, पेनिनसुला प्लेटू के बारे में जानेंगे। बहुत शानदार तरीके से मैंने इनको बनाया है और डिजाइन किया है ताकि हम आसानी से चीजों को याद कर पाए। मैपिंग से भी जानेंगे ताकि हम जो मैपिंग वाला सेगमेंट होता है कि कोई पठार पूछ लिया जाता है लोकेशन कि इस पठार के पूर्व में क्या, इस पठार के पश्चिम में क्या है, तो वो भी हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। उसी की श्रेणी में जितने भी क्लास मैंने आज तक दिए हैं इंडियन ज्योग्राफी का या इंडियन पॉलिटी का भी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, तो वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर, तो वहां पर एक चैनल खुल के आएगा। वहां पर मैंने बहुत सारा कंटेंट एकदम फ्री में प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार या पेनिनसुला प्लेटू क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रायद्वीपीय जो भाग है, प्रायद्वीपीय कहते किसे? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 तरफ जल हो, एक तरफ जल, 2 तरफ और 3 तरफ, जिसके 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल हो उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू में कौन कौन से पठार हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले मैपिंग वाला सेगमेंट जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। ये मैंने प्रायद्वीपीय पठार बनाया यानी प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाया, दक्षिण भारत का। इसी में देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की ओर, ये देखिए गुजरात का हमने सेगमेंट बनाया है। गुजरात के बाद ये वाला दोस्तों राजस्थान है। राजस्थान में पड़ता है दोस्तों अरावली। क्या पड़ता है? अरावली। अरावली राजस्थान में कितने फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अभी देखेंगे। उसको मैंने टाइपिंग करके लिख लिया है बहुत शानदार तरीके से। केवल अब लोकेशन ट्रेस करेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन कहां पर है, बस अभी ये देखेंगे। ठीक है। अरावली के बाद उसके जस्ट नीचे लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं मारवाड़। मारवाड़ या इसी को बोलते हैं मेवाड़। मेवाड़ का पठार किसी को जो अरावली से जो लगा हुआ है इसी को बोलते हैं मारवाड़ या मेवाड़ का पठार, इसको बोलते हैं। मारवाड़ पठार के बात करेंगे दक्षिण और पूरब में एक पठार पड़ता है जिसे हम बोलते हैं मालवा का पठार। क्या बोलते हैं? मालवा प्लेट्यू बोलते हैं। ये वाला जो सेगमेंट है दोस्तों ये मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार है। अब आप कहोगे सर ये ग्रीन ग्रीन आपने क्या लिखा है? ये ग्रीन ग्रीन का मतलब है ये विंध्याचल पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत का मध्य प्रदेश में भी भाग है, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। हाँ या ना? आपने भांडेर नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। आपने सुना होगा कैमूर, बिल्कुल सुना होगा। ये कैमूर का ये भाग है, भांडेर ये है, विंध्याचल ये है। तो ये वाला क्या है? तो ये वाला है दोस्तों सतपुड़ा। ये सतपुड़ा है, ये गाविलगढ़ है, ये महादेव है, ये मैकाल है और यही अमरकंटक भी पड़ता है। इनको हम बाद में देखेंगे, अब भी केवल लोकेशन देख रहे हैं। इनके बारे में जितने फैक्ट हमारे एग्जाम में हो सकते हैं वो जानेंगे। अब ये केवल देखना है कि विंध्याचल ऊपर है, उसके नीचे सतपुड़ा है। हाँ या ना? बिल्कुल। उसके बाद ये देख पा रहे हैं मेवाड़ के उत्तर में, ये देख पा रहे हैं, इसका नाम है बुंदेलखंड। इसका क्या नाम है? बुंदेलखंड। यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसका नाम है बुंदेलखंड। क्या है? ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड से लगा हुआ भाग है ये बघेलखंड का। ये है बघेलखंड, छोटा सा भाग है बघेलखंड का, याद रखेंगे। अब आपसे वो अरावली के बाद क्या है? मारवाड़। मारवाड़ के बाद मालवा। मालवा के बाद बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड। बघेलखंड के बाद ये वाला भाग कौन सा? ये छोटा नागपुर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर आपको मिलान करने को आएगा कि सर बताओ पश्चिम से पूरब पठारों का क्रम लगाओ, तो सबसे पहले मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। हाँ या ना? इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, अभी केवल लोकेशन देख रहे हैं। उसके बाद छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में पड़ता है दंडकारण्य पठार। इसी में बस्तर का पठार भी पड़ता है, दंडकारण्य पठार, याद रखेंगे। उसके बाद ये जो बनाया है मैंने, ये दक्कन ट्रैम्प बनाया, ये पूरा ये दक्कन ट्रैम्प है। याद रखेंगे दक्कन का पठार में ये सब आ जाते हैं। दक्कन के पठार में
तीन आते हैं, एक दक्कन ट्रैम्प आ जाएगा, उसी में तेलंगाना पठार आ जाएगा, उसी में कर्नाटक पठार आ जाएगा, हाँ या ना। तो हमने उसको अलग अलग देख लिया है, कुछ किताबों में इनको मिक्स कर दिया है, कहीं कहीं अलग कर दिया है। तो ये वाला जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला ये है दक्कन ट्रैम्प। दक्कन ट्रैम्प ये कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, यहाँ कपास क्यों होती है, लावा क्या होता है, सब जानेंगे कि करके। उसके नीचे जस्ट नीचे है कर्नाटक का पठार। कौन सा है? कर्नाटक का पठार है। और जी आप देख पा रहे हो ये वाला, ये नीलगिरी पर्वत है। ये क्या है? नीलगिरी पर्वत है। ये वाला सेगमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या हमारा नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है। और ये वाला नीलगिरी पर्वत के जस्ट नीचे पड़ता है अन्नामलाई। क्या पड़ता है? ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, बस अभी केवल लोकेशन जान लो। अन्नामलाई के बाद, अन्नामलाई के जस्ट नीचे पड़ता है हमारा इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम हिल, या कार्डमम हिल पड़ती है। उसके बाद में बात करेंगे पालनी पहाड़ी, ये तमिलनाडु में पड़ती है। कौन सी? पालनी पहाड़ी। कहां पर है ये? आप देख रहे हो ये वाले लोकेशन है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। कौन सी? पालनी पहाड़ी। ये चीज याद रखना है। उसके बाद जब ये रेड कलर से मैंने इसको बांधा हुआ है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का पठार। कौन सा? ये आंध्र प्रदेश का पठार है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला रायसीना या तेलंगाना, बात एक ही, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, तो इसको हम सीधे सीधे याद रखेंगे, तेलंगाना का पठार है। ये कौन सा पठार है? ये तेलंगाना का पठार है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद दंडकारण्य मैंने आपको बता ही दिया। दंडकारण्य बस्तर, यहीं पर चित्रकूट वाटरफॉल भी है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे ये जो छोटा नागपुर को पठार है, यहाँ से दो नदियां प्रमुख निकलती हैं। एक नदी का नाम है दामोदर और एक नदी का नाम क्या है? एक नदी का नाम है स्वर्णरेखा, एक नदी का नाम है स्वर्णरेखा। जो दामोदर नदी के ऊपरी भाग को अगर हम बोलेंगे क्या कहेंगे, तो हजारीबाग कहते हैं, और नीचे भाग को रांची पठार कहते हैं। यानी अगर हम इसको बांट दें, ये दामोदर नदी इसके बीच से होकर बहती है, तो ऊपरी भाग को हजारीबाग और नीचे भाग को, ये वाले भाग को रांची का पठार भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अभी केवल लोकेशन देखिए, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके जानेंगे ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए, ठीक है। ये हो गया इसका लोकेशन। और ये जो बनाया हुआ है, ये वाला शिलांग पठार बनाया है मैंने, शिलांग पठार, जो बेसिकली महाराष्ट्र मेघालय में पड़ता है। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां, तीन पहाड़ियां भी हैं और तीन जनजातियां भी हैं, इसको भी आपको याद रखना है। बात करेंगे गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके जो यू वाला ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं कच्छ प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कच्छ प्रायद्वीप। याद रखेंगे ये पूरा कच्छ का भाग है। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और ये कच्छ जो नेशनल पार्क है, वहां जंगली गधे पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। और ये वाला जो भाग है नीचे वाला गुजरात का, इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जैसे आरावली से कितने सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो केवल लोकेशन देखी थी हमने, इनके बारे में जानते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कभी बात कहें इसका विस्तार कहां से कहां तक है, अभी देखते हैं। इसका विस्तार अगर हम बात करें पूरब, ये क्या हमारा पूरब, और इधर वाला पश्चिम में देखेंगे विस्तार कहां से कहां तक है। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर में विस्तार कहां तक है, उत्तर में अगर बात करेंगे दक्षिण में विस्तार कहां तक है, एक एक चीज को आप नोट करेंगे दोस्तों, ताकि हमारे एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल बाहर नहीं आए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पूरब में इसका विस्तार कहां पर है, पूरब तक प्रायद्वीपीय पठार का, तो याद रखेंगे यहां पर लिख सकते हैं राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियों तक है पूरब में इसका विस्तार। पश्चिम में कहां तक है, तो याद रखेंगे गिरनार, गिरनार पर्वत तक है, गिरनार पहाड़ी तक है, याद रखेंगे, जो गुजरात में पड़ती है। जो कहां पड़ती है? याद रखेंगे गुजरात में, गुजरात में। और ये याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है, सॉरी झारखंड में है। ये कहां पर है? ये झारखंड में, याद रखेंगे। उत्तर में कहां तक है, तो याद रखेंगे दिल्ली, उत्तर में कहां है? दिल्ली तक है, याद रखेंगे। उत्तर तक कहां है? दिल्ली, दिल्ली में, याद रखेंगे। अगर दक्षिण का विस्तार पूछेंगे तो दक्षिण का विस्तार होगा आपका इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ी, या इसी को कार्डामम पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इलायची की पहाड़ी को ही कार्डामम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, याद रखें कार्डामम या इलायची की पहाड़ी। अगर हम बात करें दोस्तों इसके पूरब और उत्तर में क्या है, यहाँ पर
तो यहां पर पड़ता है शिलोंग पठार। क्या है हमारा? शिलोंग या एगलोंग कार्बी प्लेट्यू, कार्बी पठार या कार्बी एगलोंग पठार भी कहते हैं, शिलोंग पठार भी कहते हैं। ये कहां पर पड़ता है? तो आप कहोगे उत्तर और पश्चिम में कहां तक विस्तार है? शिलोंग तक है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि बताओ उत्तर से पश्चिम में विस्तार कहां तक है, तो आपको पता है यहां पर पड़ता है अरावली। क्या पड़ता है? अरावली। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर और पश्चिमी विस्तार अरावली तक है और यहाँ पर शिलोंग तक है, यानी ये पूरा विस्तार बताया गया है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये विस्तार है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये क्या है? इस पे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो ढलान है, इसका जो ढलान है वो इस प्रकार से है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने मैप बना दिया प्रायद्वीपीय इंडिया का, इसका जो ढलान है पूरब की साइड में ज्यादा है। इस प्रकार से पूरब में ज्यादा है, पश्चिम में नहीं, पूरब में ज्यादा है। इसलिए भारत की अधिकतम नदियां, लगभग 80 से 90% जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी सभी नदियां कहां गिरती हैं? इस साइड में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर ही तो बंगाली खाड़ी है पूरब में, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन कुछ नदियां अपवाद में है, कुछ नदियां अपवादित भी हैं, जो कहां गिरती हैं? जो अरेबियन सी या अरब सागर में जाकर गिरती हैं। वो कौन कौन सी? जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, यानी ज्वारी है, मांडवी है, पेरियार है, पेम्बा है, भारतपूजा है, यानी बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। उनको आपको आगे बताएंगे, जो रिवर पढ़ाएंगे तो डिटेल से जानेंगे। और इस पठार को, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। पठारों का पठार, राजा का राजा, यानी सबसे ज्यादा पठार यहीं पे रहे प्रायद्वीपीय पठार में, याद रखेंगे। इसको 4 भागों में बांटकर हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला भाग देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय का मतलब जो मिडिल में जो चीजें हैं, मध्य भारत में जो चीजें, उनको देखेंगे। उसके बाद पूर्वी पठार को देखेंगे, यानी छोटा नागपुर का पठार, राजमहल या दंडकारण्य पठार। फिर देखेंगे उत्तर और पूर्वी का, उत्तर पूर्वी का देखेंगे, यानी ये दंडकारण्य राज पठार, और इसमें पूर्वी में केवल आ जाएगा शिलोंग का पठार, याद रखेंगे। और दक्कन का पठार, दक्षिण भारत के सभी आ जाएंगे। जैसे आपका दक्कन के पठार में आ जाएगा कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, दक्कन ट्रैंप भी इसी में आ जाएगा। इसी के बाद आगे एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, पहला हेडिंग। उसमें हमें देखना है, क्या क्या देखना है? अरावली पर्वत को देखेंगे, मेवाड़ पठार को देखेंगे, मालवा को, विंध्याचल को, सतपुड़ा को, बुंदेलखंड को। इनका लोकेशन मैंने हालांकि आपको बता दिया है, एक बार और बता देते हैं इनका लोकेशन, ताकि हमें आसानी से ज्यादा समय तक याद रहे ये चीजें। लोकेशन की बात करेंगे, सबसे पहले आपको पता है ये है राजस्थान का भाग यहाँ पर, और राजस्थान में पड़ता है आपका अरावली। क्या पड़ता है? अरावली। अरावली के बाद भारत को 2 भागों में बांटता है विंध्याचल पर्वत। क्या बांटता है? विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में बांटता है। ये विंध्याचल पर्वत मैंने बना दिया, हाँ या ना? विंध्याचल पर्वत के बाद ये मैंने जस्ट उसके विंध्याचल के नीचे मैंने बना दिया सतपुड़ा। ये क्या है हमारा? सतपुड़ा। ये क्या है? सतपुड़ा, याद रखेंगे। ये क्या है? सतपुड़ा। हम अभी उतनी ही चीजें देखेंगे जितनी चीजें हमें उच्च भूमि में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, यहां पर पड़ता है दोस्तों ये वाला मारवाड़, मार लिख दिया है, मारवाड़, या इसी को मेवाड़ भी कहते हैं, मारवाड़ पठार या मेवाड़ पठार। ये अरावली के पूर्वी क्षेत्र में है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे ये मेवाड़ के दक्षिण में ये वाला जो भाग पड़ता है, बेसिकली ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये मालवा का है। ये क्या है? ये मालवा प्लेट्यू है। कौन सा है? मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू के बाद ये जो भाग पड़ता है मालवा प्लेट्यू के, यहां पर ये वाला, ये पड़ता है आपका बुंदेलखंड। क्या पड़ता है? ये बुंदेलखंड पड़ता है, याद रखेंगे। और बुंदेलखंड के बराबर से ये वाला जो भाग है ये बघेलखंड का है, और बघेलखंड के बाद यहाँ पर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। क्या पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार, याद रखेंगे। उन्हीं चीजों को मेंशन किया है जो चीजें हमें याद रखनी है, जो केंद्रीय उच्च भूमि में आती है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में आता है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने सीरीज जब कभी मिलान करने को आएगा तो यही मिलान करने को आता है कि मेरवाड़, मारवाड़, विंध्याचल, सतपुड़ा, यही सब आता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं हमारे एग्जाम में क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे अरावली का, तो अरावली का लोकेशन एक बार और देख लेते हैं ताकि चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहें। आपकी इंडिया में देखेंगे ताकि हम उसको अच्छे से डिफाइन कर पाए, अभी तक हमने ऐसे ही देखा था, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें अरावली का, तो अरावली कहाँ पड़ती है? तो याद रखेंगे अरावली श्रेणी ये है, राजस्थान में पड़ती है अरावली श्रेणी, ये है अरावली श्रेणी, याद रखेंगे।
और अरावली सैलरी से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कई बार इसके निर्माण को लेकर प्रश्न आता है कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो आप याद रखेंगे प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है या काल में हुआ है। दूसरा फैक्ट है ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। अगर इसका पुराना विस्तार देखें तो लगभग यहां से शिवालिक के गिरिपद से लेकर और लक्षद्वीप तक इसका विस्तार था पुराना, भूगर्भ शास्त्रों में बताते हैं। लेकिन वर्तमान में इतना सा ही बचा है। ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, बेकार खंजर। अब पहले एक कभी ना कभी मोड़दार रहा होगा, लेकिन अभी बेकार में अवशिष्ट पर्वत है। तो यही लिखा है यह एक अवशिष्ट पर्वत है। मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया ताकि प्रश्न के माध्यम से इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, निम्न में से दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली का निर्माण किस काल में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में। इसी प्रकार से याद रखेंगे एक एक करके दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार अप्रोक्स 800 किलोमीटर माना जाता है। अप्रोक्स इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसका विस्तार है जैसे यहां पर नीचे पड़ता है गुजरात का, नीचे गुजरात तक है, और ऊपर दोस्तों अरावली का विस्तार दिल्ली तक भी जाता है। यहाँ पर दिल्ली तक जाता है, बी बना दिया, ये दिल्ली तक अरावली का विस्तार नीचे, यानी बोल सकते हैं दक्षिणी विस्तार पालमपुर गुजरात और उत्तरी विस्तार दिल्ली तक जाता है। किसका, अरावली का। वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि अरावली एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। अरावली अगर कभी पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संस्कृत में से क्या कहते हैं, तो आप कहोगे चोटियों की रेखा कहते हैं। इससे कई सारी नदियों का उद्गम हुआ है। आपको पता है यहां से, आपको पता है दोस्तों कि यहां से यानी उसके पश्चिमी, अरावली के पश्चिमी भाग से लूनी नदी का उद्गम होता है, और लूनी नदी जाके कच्छ के रन में जाके विलुप्त हो जाती है। ये नदी कहीं अपना मुहाना नहीं गिराती और कच्छ के रन में जाके विलुप्त हो जाती है। इस साइड से भी कई नदियां निकलती हैं, इस साइड से आप बनास निकलती है, साबरमती निकलती है, कई सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। कहाँ से, अरावली से। यही लिखा हुआ है यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो याद रखेंगे लूनी निकलती है, सुकरी निकलती है, जवाई, बनास, ये बनास वही है चंबल में जाकर मिलती है, और साबरमती वही है जिसके किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। और ये अवशिष्ट पर्वत होने के कारण यहाँ से भाई संगमरमर, चूना पत्थर, तावा, सीसा, जिंक वगैरह यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है अरावली में। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न आता है सबसे ज्यादा कि अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है, या इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है गुरु शिखर है। क्या देना है, गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। कहां पर है, माउंट आबू, ये भी राजस्थान में ही है, राजस्थान माउंट आबू ये है, इसके ऊपर स्थित है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर गुरु शिखर की। याद रखेंगे अरावली का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और एक प्रश्न और आता है कि जो माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर और नक्की झील कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि माउंट आबू पर है। और माउंट आबू कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। एक प्रमुख दर्रा भी है यहाँ पर, कहां पर, अरावली में। बहुत पूछा होगा, हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, हल्दी घाटी दर्रा। प्रश्न आता है हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है, तो आप कहोगे अरावली में। किस किस को जोड़ता है, खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य, खमनोर और बलीचा जो गांव है उनके बीच में पड़ता है क्या, हल्दी घाटी दर्रा। याद रखेंगे। और जो दिल्ली में इसका जो विस्तार है अरावली का, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली का, प्रश्न आता है कि किसका भाग है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ थोड़ा उच्च स्थान पर है, तो वो रायसीना पहाड़ी है। रायसीना पहाड़ी किसका भाग है, ये अरावली का ही एक भाग है, रायसीना, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन किस पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और याद रखेंगे इस वाले जो भाग है, ये वाला, इस भाग में बारिश अधिक होती है, यानी राजस्थान के पूर्वी भाग में बारिश अधिक होती है, और इस वाले भाग में, पश्चिमी भाग में बारिश ना के बराबर होती है। और ये वाला जो क्षेत्र है यही डेजर्ट है, यही क्या, यही डेजर्ट है, यही हमारा थार मरुस्थल है। इसका भाग यहाँ भी है, पाकिस्तान में भी है, ये भी थार मरुस्थल में आता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें अरावली से प्रश्न, अगर कभी एक भी प्रश्न आया तो हमारे नोट से ही आएगा, याद रखेंगे। यानी इतने सारे प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने हैं। अरावली का विस्तार नीचे गुजरात के पालनपुर तक है, ऊपर दिल्ली तक है, याद रखेंगे। और कौन कौन सी यहाँ से नदियां निकलती है ये भी याद रखना है। पूरब में बारिश ज्यादा होती है, पश्चिम में नहीं होती है। एक प्रकार से ये डिवाइड का काम करती है, बारिश का डिवाइड का काम करती है। बारिश पूरब में ज्यादा होती है, पश्चिम में ना के बराबर होती है, ये चीज याद रखेंगे। जब मानसून पड़ेंगे तो इसका रोल वहां पर अधिक आएगा। ये कैसे करके जो हवाएं होती है वो सीधी निकल जाती हैं,
वो हम तब देखेंगे, ठीक है। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेवाड़ का पठार। याद रखेंगे मेवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है। मैप बना लेते हैं। अब इंडिया के मैप में देखेंगे, अभी तक हमने पेनिनसुला मैप में देखा था, अब इंडिया के मैप में देखेंगे ताकि लोकेशन सेट हो जाए हमारे दिमाग में। हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगी। हमने सबसे पहले देखा दोस्तों अरावली, ये अरावली है। अरावली के बाद ये वाला जो भाग पड़ता है ये पड़ता है मेवाड़ का। क्या पड़ता है ये मेवाड़ का। मेवाड़ के बाद ये वाला भाग पड़ता है हमारा मालवा का। क्या पड़ता है मालवा का। मालवा के बाद ये वाला भाग पड़ता है हमारा बुंदेलखंड का। क्या पड़ता है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के बाद ये पड़ता है बघेलखंड का। ये क्या पड़ता है बघेलखंड का। और इधर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। इधर क्या पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। ये क्रम है, बार बार क्यों बता रहे हैं, कभी क्रम आएगा तो हम लगा पाएंगे, एक चीज याद रखेंगे। तो प्रश्न आएगा मेवाड़ से या मेवाड़ प्लेटू से कितने प्रश्न आते हैं। पहले तो यही आएगा इसका विस्तार कहां तक है। तो इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बात करेंगे। मध्य प्रदेश का उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार है। किसका, मारवाड़ बोल सकते हैं इसको, मेवाड़ भी बोल सकते हैं, मारवाड़ भी कह सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 250 से 500 मीटर, बस थोड़ा सा ऊंचा है, 250 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी कहां से निकलती है, तो आप कहोगे एक प्रकार से मेवाड़ पठार से निकलती है, और ये कहां मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और आप लोगों को पता है चंबल नदी मालवा से निकल रही है, हाँ या ना, यानी चंबल नदी यहां से निकलती है इस प्रकार से। और इधर से वो नदी आ रही, कौन सी, बनास। ये दोनों नदियां आकर मिल जाती हैं, ये दोनों नदियां आकर मिल जाती है कहां पर, ये दोनों नदियां आकर मिल जाती है चंबल नदी में। और चंबल नदी कहां मिल जाती है, ये यमुना नदी में। कहां मिल जाती है, यमुना नदी में। यही चीज याद रखना है। तो यहाँ से बस एक दो प्रश्न पूछा जाता है, वरना तो इसका लोकेशन याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मालवा पठार से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो मालवा प्लेट्यू है, ये पहली बात तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण बैसाल्ट रॉक से हुआ है। एक प्रकार की लावा, जब लावा ज्वालामुखी से निकलता है, लावा जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानें बनती है। आग्नेय का ही एक रूप है बैसाल्ट और ग्रेनाइट, याद रखेंगे। जब रॉक पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है ये पठार सबसे ज्यादा किस राज्य में है। पूर्ण रूप से ये बोल सकते हैं एक ही राज्य में पड़ता है, वो भी मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, या ये कह सकते हैं पूरा मध्य प्रदेश में ही है मालवा का पठार। और बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बैसाल्ट जब लावा काला होगा, जब आग्नेय चट्टानें काली होंगी तो बैसाल्ट भी काला होगा, ग्रेनाइट भी, है ना। तो ये काले रंग के कारण इसका जो क्षरण होता है तो धरती की ऊपरी परत पर काली 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 चीजें पाई जाती है, परत पाई जाती है काली की, उसी को काली मिट्टी कहा जाता है या ब्लैक सॉइल कहा जाता है। और मालवा का पठार कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और याद रखेंगे भारत में पहला अगर कपास की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाएगा। क्यों आएगा, जब दक्कन ट्रैम्प पढ़ेंगे, दक्कन ट्रैम्प का भी निर्माण बैसाल्ट से होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट होता है इसकी प्रसिद्ध खेती कौन सी होती है, कपास। कौन सी होती, कपास। अब याद जब आपको ब्लैक सॉइल कराएंगे तो बताएंगे वहां पर कि रेगुर क्या है, कपासी मिट्टी क्या है, लावा मिट्टी क्या है, ये चीजें आपको याद रखना है। यहां से नदियां कौन कौन सी निकलती है, प्रश्न आता है कि मालवा के पठार से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो चंबल नदी तो निकलती ही निकलती है, बेतवा भी निकलती है, माही निकलती है। चंबल, बेतवा, माही और काली सिंध, ये चारों नदियां यमुना की सहायक नदी है। ये चारों यमुना की सहायक नदी है। और पार्वती चंबल की सहायक नदी है, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। ये नदियां कहां से निकलती है, मालवा प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये चीज आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती नहीं निकलती, नर्मदा और ताप्ती नहीं निकलती, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार, लोकेशन मैंने बताया ही था। अगर इसके विस्तार की बात करेंगे तो ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य। ग्वालियर पठार कहां पड़ता है, आपको पता है मध्य प्रदेश में। और विंध्याचल कहां पड़ता है, आपको पता है मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है और बिहार में भी पड़ता है। क्या, विंध्याचल पर्वत, याद रखेंगे। इसका मुख्य राज्य कौन से है, तो यूपी और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जो जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, वो मैक्सिमम जिले किसमें आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं। और याद रखेंगे यही यहाँ का अगर हम बात करें मैप का,
यहाँ पर हम बात करें मैप का, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था ये वाला विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत का थोड़ा भाग है जो पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में, इसे भांडेर के नाम से जानते हैं, और कुछ भाग पड़ता है हमारा बिहार में जिसे कैमूर के नाम से जानते हैं। है ये क्या, विंध्याचल का ही एक भाग है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो तीसरा फैक्ट है बघेलखंड का, इसके पास में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करेंगे। विंध्याचल पर्वत मैंने कहा था, विंध्याचल पर्वत मैंने कहा था लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। देख लेते हैं मैप पे एक बार फिर से, ताकि चीजें हमको ज्यादा समय तक याद रहें, ठीक है। चीजें हमको ज्यादा समय तक याद रहें। अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत ये पड़ता है, इस प्रकार से मैं इसको बना देता हूं, ठीक है। ये है हमारा विंध्याचल पर्वत, बिहार तक जाता है इसका विस्तार, लेकिन टूटता रहता है बीच में, ठीक है ना। इसका ये बनता है, ये हमारा कौन सा है, याद रखिए विंध्याचल पर्वत है। और जस्ट इसके नीचे अगर हम बात करें, इसके नीचे ये वाला, ये पड़ता है हमारा सतपुड़ा। ये कौन सा पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे सतपुड़ा पड़ता है। अब प्रश्न देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से क्या क्या प्रश्न आते हैं। पहला तो इसका विस्तार अगर कभी पूछा जाएगा, तो विस्तार आपको पता है, यहाँ पर पूर्वी गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड में भी पड़ता है इसका विस्तार। कहां पर, झारखंड में। विकिपीडिया में अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, क्या है, छत्तीसगढ़, ना के बराबर यहाँ पर विस्तार है, लेकिन झारखंड में भी इसका विस्तार है, याद रखेंगे। झारखंड में आपने सुना होगा, झारखंड का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पारसनाथ। क्या है, पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे, इसका विस्तार है। उसके बाद में नर्मदा और विंध्याचल श्रेणी के और सतपुड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें किसकी, बात करें नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो है ये खंबात की खाड़ी है, ये वाला, ये खंबात की खाड़ी, क्यों खाड़ी किसे कहते हैं, याद रखेंगे, खाड़ी प्रायद्वीपीय का विपरीत रूप है, प्रायद्वीपीय का विपरीत रूप है। प्रायद्वीप में 3 तरफ जल होता है और इसमें 3 तरफ स्थल होता है और एक तरफ जल होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। अब आप देख पा रहे होगे ये नदी है, ये नर्मदा नदी है, कहां से गुजर रही है, तो आप कहोगे ऊपर विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा है, दोनों के बीच से गुजर रही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप कहोगे एक नदी और है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इस प्रकार से बहती है, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। और ये सतपुड़ा है और ये विंध्याचल है। सतपुड़ा के दक्षिण से निकलती है ताप्ती नदी, और एक नदी और है माही नदी, जो विंध्याचल से निकलती है और इस प्रकार से ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और यही माही नदी को कर्करेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछा जाए तब भी ये माही नदी हो जाता है, तब भी ये माही नदी हो जाता है। और आप देख रहे हो कि विंध्याचल पर्वत लगभग भारत को 2 भागों में बांट रहा है। यही नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, कौन सा, विंध्याचल पर्वत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, लगी रहा है लगभग बीच में ही है ये। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें किसकी, विंध्याचल की, तो सद्भावना या कलूमार या गुडविल शिखर है। ये 3 नाम इसको याद रखने हैं, गुडविल शिखर, सद्भावना या कलूमार। 2467 फीट है इसकी ऊंचाई, फीट है, मीटर नहीं है, फीट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे जब आपने नाम सुना एक आर्यव्रत, आर्यव्रत का नाम सुना होगा, भारत को आर्यव्रत के नाम से जानते हैं, लेकिन आर्यव्रत की दक्षिणी सीमा थी विंध्याचल पर्वत, इसके नीचे नहीं आ पाए थे आर्य, ये चीज आपको याद रखना। यही लास्ट सीमा मानते थे आर्य की, इसके नीचे कुछ नहीं है। बिंद नाम का संस्कृत में अर्थ है शिकारी। अगर बिंद का विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल से ही बिंद निकला है, तो बिंद का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में क्या है, तो शिकारी है, ये चीज याद रखेंगे। इसे और क्या क्या नाम से जाना गया है, इसे नामाडोस, नामाडोस का मतलब है नर्मदा, नामाडोस का मतलब क्या, कभी पूछा नामाडोस कौन सी नदी है, तो नर्मदा। और नाना गौना, नाना गौना को ताप्ती नदी कहते हैं, नाना गौना को ताप्ती नदी कहते हैं, और इन नदियों का स्रोत माना जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। बिल्कुल बात सही है, हाँ या ना। टॉलमी ने इसे, टॉलमी कौन थे, यूनानी भूगोल के वेत्ता थे, इन्होंने विंडियस और आई इंडिया या ओ इंडियन कहा। विंडियस और ओ इंडियन किसको कहा था, तो याद रखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को कहा था, वी इंडियन और ओ इंडियन, याद रखेंगे। और यहाँ से प्रमुख खनिज कौन कौन से, तो चूना पत्थर और जिप्सम मिलता है, एक प्रकार का ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ चुका है। इससे पहले ये भ्रंश पर्वत था, ये याद रखेंगे, क्या, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला।
तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। यही प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज और बता देते हैं, यहाँ से नर्मदा निकली है, नर्मदा के बाद यहाँ से निकली है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकली है, सिंगवा पहाड़ी से। कहाँ से? सिंगवाहा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से महानदी निकली है। और एक ऊपर को इस प्रकार से चली गई है सोन नदी। क्या है? सोन नदी। यानी अमरकंटक से सोन और नर्मदा बहती है। हम आगे देखेंगे कौन से अमरकंटक से, आगे देखते। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे सतपुड़ा की। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे दोस्तों सतपुड़ा की। पहले मैप बना लेते हैं सतपुड़ा की। सतपुड़ा की बात करेंगे। सतपुड़ा रेंज कहाँ पड़ती है दोस्तों? सही नहीं बना मैप, दोबारा बना लेते हैं। बात करेंगे सतपुड़ा की। सतपुड़ा पड़ता है दोस्तों ये वाला, ये सतपुड़ा रेंज है। और इसके ऊपर मैंने बताया था दोस्तों, उसके ऊपर ये वाला, ये विंध्याचल है। ये क्या हमारा? विंध्याचल है। ठीक है, नीचे वाला हमारा क्या है? ये सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा है। ठीक है, ये सतपुड़ा है। अब हमें इसमें ये देखना है, यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, हाँ या ना? बिल्कुल। उसके बाद नर्मदा नदी एक ऊपर अमरकंटक से एक धारा निकल जाती है, अमरकंटक से ही ऊपर की ओर एक धारा निकल जाती है, इसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। और एक नदी अमरकंटक से थोड़ी सी दूर छत्तीसगढ़, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था छत्तीसगढ़, हाँ या ना? तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है महानदी। कौन सा नाम है? महानदी। यानी आप देख पा रहे हैं अमरकंटक के नजदीक से, यानी अमरकंटक से तो दो नदियां निकल रही हैं। सोन नदी गंगा में, पटना में मिल रही है, और नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है। यानी दोनों नदी विपरीत है। और इसके यहाँ से यानी सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती नदी निकलती है। उसके बाद अरावली जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से माही नदी निकलती है, याद रखेंगे। और आगे पढ़ेंगे आप, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र निकलती है, कावेरी कर्नाटक से निकलती है। ये प्रश्न भी आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि आगे जब हम नदियां पढ़ेंगे तो इतने विस्तार से जानेंगे कि एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बात करेंगे सतपुड़ा से, इसका विस्तार कहां तक है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में है। और पूर्वी विस्तार की बात करेंगे, छोटा नागपुर पठार तक है। छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार है पूरब में। प्रसिद्ध पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? गुजरात में राजपीपला है, और महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर महादेव है, फिर मैकाल है, गाविलगढ़ है। ये प्रमुख पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा का ही भाग है ये सब। ये सतपुड़ा का ही भाग है। लेकिन प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। प्रश्न आएगा महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आएगा कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, महादेव श्रेणी और महादेव पर्वत की। तो आप प्रश्न याद रखेंगे धूपगढ़। कितना है हमारा? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। क्या? धूपगढ़। किसकी चोटी है? महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा जाएगा मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। ये वही अमरकंटक है जहां से दो नदियां निकलती है, एक तो उत्तर की ओर चली जाती है गंगा में, और एक चली जाती है अरब सागर में नर्मदा नदी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग इसकी ऊंचाई 1065 मीटर है, और ये भी मध्य प्रदेश में पड़ती है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, मैंने बताया था नर्मदा और सोन नदी। एक एक फैक्ट को मेंशन किया है, ताकि अगर लेक्चर भी ना देखो तब भी काम चल जाएगा। लेक्चर देखोगे तो लोकेशन थोड़ा सा याद रहेगा। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, याद रखेंगे। ये एक ब्लैक पर्वत है, याद रखेंगे। ब्लैक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। कौन सा? सतपुड़ा, याद रखेंगे। ये श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। आपने देखा होगा नर्मदा ये है, हाँ या ना? और ये ताप्ती इसके बीच में है ना, ये सतपुड़ा। यही कह रहा है, प्रश्न आया हुआ है कि ये श्रेणी का मतलब सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। बिल्कुल सही है। यहाँ से प्रमुख नदियां कौन कौन सी निकलती? नर्मदा, ताप्ती और महानदी। महानदी भी निकलती, लेकिन महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती, और अमरकंटक से थोड़ा सा दूर छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश का ही भाग था पहले छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सिंगवा हिल पड़ती है, वहां से महानदी निकलती है। अगर पूछा जाएगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। जो कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है, धूपगढ़, याद रखेंगे। और धूपगढ़ कहां पड़ती है? पंचमढ़ी। कहां पड़ती है? आगे है कुछ नहीं। धूपगढ़ कहां पड़ती है? पंचमढ़ी। धूपगढ़ कहां पड़ती है? पंचमढ़ी पर पड़ती है, पंचमढ़ी। और याद रखेंगे पंचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे पंचमढ़ी को कहते हैं, और पंचमढ़ी पर ही क्या है? धूपगढ़ स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का
हाईएस्ट पीक कह सकते हैं धूपगढ़, है ना, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमने देखे थे। इसके बाद आगे जब हम देखेंगे, आज के लिए इतना ही है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे जब आप देखोगे, आगे सबसे पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे पूर्वी पठार के बारे में जानेंगे, उत्तर पठार के बारे में जानेंगे, दक्कन पठार के जानेंगे। 3 पठार और बचे हुए, इनको हम जानेंगे विस्तार से दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अच्छा है, कंटेंट में वो दम है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके पास नोट्स तो बना होगा या कोई किताब तो होगी, मैच करो और सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आने देंगे इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। जय हिंद दोस्तों।